Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start a new topic in economics which is socio-political institutions and economic growth. So आपने कभी ये सोचा है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में फ़ास्ट क्यों ग्रो करती हैं इवन व्हेन उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो सिमिलर प्रेजेंट हैं। मतलब उन दोनों के पास रिसोर्सेज तो सिमिलर हैं बट ए कंट्री बी कंट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, ऐसा क्यों? हैव यू एवर वंडर्ड दैट? ये हमेशा इससे ये नहीं होता कि एक कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना मनी है, कौन कंट्री कितने रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। हमेशा इन सब की बात नहीं होती है। दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ रिच अ कंट्री इज इट इन नेचुरल रिसोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल। नो, दिस इज़ नॉट अबाउट इट। अ लॉट डिपेंड्स ऑन समथिंग यू माइट नॉट हैव थॉट अबाउट इट, इट्स इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक कंट्री में वो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंड करती हैं। क्या पे? इंस्टीट्यूशंस पे। So today we are going to talk about how socio-political institutions, what socio-political institutions like the government, laws and social norms actually shape and drives a nation's economic growth. कैसे socio-political institutions जैसे कि government, laws and social norms और भी बहुत सारे institutions होते हैं जो एक country के economic growth में कैसे उसको shape देते हैं, एक country के economic growth को और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं. So let's break it down with example so you can relate to. सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मीनिंग ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग जानना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। Institutions are established laws, norms, rules, and structures created by society to organize social and political life. So, what are socio-political institutions? Institutions are rules, laws, norms and structures created by society to organize social and political life. आप इस बात को देखो कि जो सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रूल्स लॉज और नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सोसाइटी ही क्रिएट करती है सो दैट वो अपने सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप कंपेयर करो इंडिया को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिया नाउ। क्या आपको लगता है कि ये बस जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मनी है, उसी के कारण हो रही है? होता भी तो क्या, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारे पास मनी है, ठीक है, बट उसको किस वे में यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे हम उससे अपने नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सोचने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि अब आज आप देखिए उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के कारण हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कहाँ पे था और अभी इंडिया कहाँ पे है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे कि डेमोक्रेसी एंड यू कैन से डिक्टेटरशिप। बहुत सारे कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप भी है, हम वो भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। डिक्टेटरशिप, ये हो गया फर्स्ट वन। देन सेकंड वन इज़ योर लीगल इंस्टीट्यूशंस। लीगल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। आप अब मान के चल रहे हो कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वही एक इंस्टीट्यूशन है, आप जब एक स्कूल में पढ़ रहे हो वही एक इंस्टीट्यूशन है? नहीं, इंस्टीट्यूशंस आर मच ब्रॉडर टर्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाउ यहाँ पे आता है लीगल इंस्टीट्यूशन which includes independent judiciary, property rights, देन हमारे पास थर्ड वन इज़ सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें आपका आ जाता है ट्रस्ट, कॉपरेशन, कास्ट सिस्टम। Then we have fourth one is political institution, which includes elections, parliament, and then we have economic institutions, which includes banking system,
market, etc. Now let's discuss the point why these institutions are important. Why these institutions are important. सो आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं? फॉर हम लोग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लोरिश करने, इन सारी चीज़ों में इंस्टीट्यूशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यू कैन इलेबोरेट दिस पॉइंट्स इन योर एग्जाम्स. I mean, if question come why the institutions are important, you can write those points like economic decisions लेने में हम लोग के institutions help करते हैं. Institutions. Then you can write to distribute resources equally. To distribute resources. Then उसके बाद हमारा आता है टू फ्लोरिश इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. टू फ्लोरिश टू फ्लोरिश इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारा टॉपिक क्या था? सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ओवर टाइम, यूजुअली मेजर्ड बाय जीडीपी. सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है क्या? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड services, usually measured in form of GDP, usually measured by जीडीपी. जीडीपी मीन्स व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो इस आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग बस क्वांटिटेटिव टर्म में बोल सकते हैं या देख सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे नंबर्स में चीज़ें इंक्रीज होंगी. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं कि वेदर लिटरेसी रेट है या नहीं, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, whether the resources are distributed equally or not. So if anyone is going to ask you is there is any difference between economic growth and economic development, yes, there is a very big difference between the economic growth and development. Economic development is a much broader concept than economic growth. So now let's come to the next topic, which is impact of institutions on economic growth. Impact of institutions on इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है उन सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का? सो फर्स्ट इम्पैक्ट यू कैन से इज एटीट्यूड ऑफ पीपल. एटीट्यूड ऑफ पीपल बाई मीन व्हाट? एटीट्यूड ऑफ पीपल. इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लोगों के वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि उनके पंक्चुअलिटी को, उनके ऑनेस्टी को, उनके हार्डवर्क को. और ये वैल्यूज़ जो है वो क्या इंक्रीज़ करते हैं एक इंसान में? वो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन इंक्रीज़ करते हैं अगर वो इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है. सो एटीट्यूड ऑफ पीपल पे कैसे इंपैक्ट करेगा इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशंस लोगों के वैल्यूज़ जैसे कि पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, इन सब सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं. और उससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है जब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है तो. देन आर सेकेंड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. व्हाट? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. एजुकेशन सिस्टम एज इंस्टीट्यूशन स्प्रेड नॉलेज एंड इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है या पहले का भी जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या किस लिए बना था? फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज, फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस. देन और वो अभी इन चीज़ों को कैसे कर रहे हैं? आप अपने कॉलेज में, आप अपने स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने स्टडीज़ के लिए लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं. सो ये सब क्या है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. सो इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट ऐसे होता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के लिए. सोसाइटीज़ विथ बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सी फास्टर इनोवेशन एंड ग्रोथ. वो सोसाइटीज़ जहाँ पे बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फास्टर इनोवेशन और ग्रोथ को देखती है. देन थर्ड पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप. Institutions that protect property and promote ease of doing business encourage new businesses.
आप एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक कंट्री है जो कि अपने लोगों के बीच में स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, नए बिजनेसेस को ज़्यादा लोन दे रही है ताकि वो अपने बिजनेसेस को अच्छे से कर पाएँ, उनको बिना विदाउट किसी कैपिटल की चिंता किए हुए हैं। देन वहीं दूसरी तरफ दूसरी कंट्री भी है जो कि ना अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है, ना स्टार्टअप ये सबको फंड दे रही है, इनोवेशन, नए बिजनेसेस लाने के लिए मार्केट में एंड ऑल। सो आपको क्या लगता है इन दोनों कंट्रीज़ में से किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कंट्री ए की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रमोट हो रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रहा है। सोशल कस्टम्स कैन आइदर सपोर्ट और डिस्करेज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सो यहाँ पे रिस्क टेकिंग बिहेवियर को क्या किया जा रहा है? सपोर्ट किया जा रहा है। किसमें? कंट्री ए में, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सो ऑफ कोर्स वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Then we have fourth point, which is labor productivity. What? Labor productivity. Labor productivity. Institutions that provide health, education and training contribute to be skilled and a productive labor force. वो institutions जहाँ पे अ, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं अपने मैन पावर को, अपने लेबर फोर्स को, उनको स्किल्ड बनाती हैं। सो ऑफ कोर्स दोज कंट्रीज़ आर गोइंग टू बी ग्रो मच मोर फास्टर दैन द अदर कंट्रीज़। देन फिफ्थ पॉइंट इज सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। Saving and capital formation. Financial institutions and stable political environments encourage people to save and invest. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स ये सब, और अगर आपकी कंट्री में एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, मतलब आपकी गवर्नमेंट हर 5 साल पे चेंज नहीं हो रही है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन किए हुए है, देन वहाँ पे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट और सेव करने के लिए इंकरेज रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन कंट्रीज़ में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी कम होता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। सेविंग और कैपिटल ये सब को, सो उससे क्या होता है, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो लोगों को इनकरेज करती है टू सेव एंड इन्वेस्ट। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या होती है, कम होती है, और वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। दिस विल कम अंडर द पॉइंट व्हाट, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देन वी हैव सिक्स्थ पॉइंट, which is law of inheritance. Inheritance अफेक्ट्स लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल ओनरशिप। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप अपने पिताजी के लैंड को ले रहे हो, मतलब एक होता है ना डिवीज़न होता है कि अगर आपके पिताजी के दो बेटे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में लैंड का डिवीज़न ये सब, और कैपिटल ओनरशिप, इन सभी चीज़ों को क्या करती हैं, इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट करती हैं। देन इन सम सोसाइटीज़ इनहेरिटेंस लॉज कैन डिस्करेज एंटरप्रेन्योरशिप और वाइडन इनइक्वालिटी। और बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि इनहेरिटेंस लॉज जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज करते हैं और इनइक्वालिटी को और बढ़ाते हैं। सो उस केस में इंस्टीट्यूशंस बीच में आते हैं टू हेल्प देम। देन वी हैव सेवन पॉइंट विद अस विच इज़ कास्ट सिस्टम। बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे क्या, यहाँ पे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में क्या होता था, पहले कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। आई मीन आप एक पर्टिकुलर कास्ट को वो जॉब नहीं देते थे। अब तो रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड की बात दूसरी है, बट पहले क्या होता था कि अगर उसका कास्ट कुछ और, एक पर्टिकुलर कास्ट को ही आप जॉब दोगे, एक पर्टिकुलर कास्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। सो कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को। इससे क्या होता था कि इनइक्वालिटी क्रिएट होता था इन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों में इनइक्वालिटी क्रिएट होता था। सो इन सब सारी चीज़ों को हटाया गया किनकी मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से। इंस्टीट्यूशंस आए, उन्होंने ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लाए सोसाइटी में, ऐसे पॉलिसीज़ लाएँ तो ये सारे कास्ट सिस्टम को हम लोग ख़त्म कर पाएँ। Then in the next video we will talk about the quality of institutions and the consequences of institutions. So stay tuned for the part 2. Thank you very much.